दूध जैसा दुनिया में कोई टॉनिक बना नहीं। एक आयरन विटामिन सी को छोड़ के बाकी जो मानव जीवन के लिए जितने विटामिन वगैरह जो कुछ चाहिए है सब कुछ दूध के अंदर समाहित है। चाय वगैरह या कॉफी वगैरह का कोई रोल नहीं? देखिए, हमारी भारतीय सभ्यता में इन चीजों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो सर, जैसे ये एक मेडिकल साइंस जो आज के मॉडर्न साइंस है, उसका एक सब्स्टिट्यूट है या फिर उसका एक सपोर्टिंग पार्ट है एक्यूप्रेशर? एक प्रेशर एक पद्धति ही अलग है। ऐसी बिजी लाइफ जो हो गई है उसमें जी, जी। स्ट्रेस का हाँ। और हेडेक वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। स्ट्रेस तनाव तो हमारा पढ़ाई लिखाई स्कूल जाना शुरू होते हैं उस दिन से हो जाता है और पूरी लाइफ तनाव में ही जाती है। इन सभी पॉइंटों को हम दबाएंगे, ठीक है, तो हमारा स्ट्रेस तनाव बिल्कुल से फ्री होगा। एक्यूप्रेशर प्रत्येक मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। पुरुषों में लत होती है नशे की, हाँ जी। महिलाओं में भी मेंसेस वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है ज्यादातर समस्या है वाइट डिस्चार्ज का कारण है कि आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि पीरियड डिसऑर्डर हो रहे हैं जी, तो उनके लिए भी कुछ पॉइंट बता दीजिए। उसमें बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल वेलनेस की भी बहुत समस्या आती है, तो एक्यूप्रेशर में उसका भी इलाज है। एक्यूप्रेशर है, ये बहुत लिमिटेड है, इसमें ज़्यादातर बीमारियों का इलाज नहीं होता। ड्रामेटिकल ट्रांसफर कर दिया जाता है कि आपका इलाज हो रहा है और आप ठीक हो रहे हैं। एक्चुअल में ये कोई पद्धति नहीं है। इस बारे में ये कहना गलत है। नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे शो कॉफी विद सिड में। आज हमारे साथ हैं एक्यूप्रेशर के डॉक्टर साहब और आज वो बताएंगे कि एक नॉर्मल सा प्रेशर देने से कैसे बीमारियों का इलाज किया जा सकता है और उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। आइए आपको मिलाते हैं डॉक्टर राजकुमार सिंह जी से। सर नमस्कार। सर, आप इलाज करते हैं और मैंने जो सुना है कि आपने बहुत नॉमिनल फीस के साथ इलाज प्रारंभ किया है और अतरौली में मेनली आपका काम तो सेवा देने का है। जी, सेवा देने बाकी तो सर्विस की जो नॉमिनल फीस है वो तो आप लेना भी जरूरी है। तो ये एक्यूप्रेशर की शुरुआत कैसे हुई? आपने इस फील्ड को क्यों चुना? इस फील्ड को मैंने सेवा भाव के हिसाब से ही चुना है। जी। दरअसल में क्या है कि आज एलोपैथी या बहुत सी, मैं ये नहीं कहूँगा, ऐसी ही जो है वो समस्याएं हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो है जीवन जो है बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। जी। जैसे कि ज़्यादातर जो है ना ये जहरीली दवाओं का यूज, केमिकलों का यूज, केमिकल का युग है आज का जो युग है। हाँ, बिल्कुल इन केमिकलों के जो बॉडी पे दुष्परिणाम आ रहे हैं उसके लिए प्रकृति द्वारा जो है चिकित्सा पद्धति है, ये एक्यूप्रेशर प्राकृतिक चिकित्सा के नाम से जानी जाती है। जी। ठीक है, इसमें शरीर के प्रत्येक अंग के लिए जो नर्व्स होती हैं उनके एक फिक्स पॉइंट होते हैं। जी। उन पॉइंटों को यानी उन्हें एक्यूप्रेशर भाषा में प्रतिबिंब केंद्र कहा जाता है। उन प्रतिबिंब केंद्रों को प्रेस करके और यानी दबाव विधि है ये जी। उन प्रेशर देने के बाद यानी दबाव देने के बाद में और संबंधित अंग को एक्टिव किया जा सकता है। जिस अंग की कार्य क्षमता घट जाएगी तो प्रॉब्लम है, बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम है, उसे बैलेंस करता है ब्लड के माध्यम से एक्यूप्रेशर। जी। तो सर, ये कितने सालों से आप इस कार्य को कर रहे हैं? मैं इस फील्ड में रेगुलरली 14 साल से तो परमानेंट सेवा दे ही रहा हूँ। अच्छा। बाकी मैंने बहुत कम उम्र से मेरा इंटरेस्ट था, क्लास 8 से ही। जी। और 8th क्लास में जब मैं था तो मेरे गुरुजी थे श्री वीर सिंह यादव जी, एडवोकेट। जी। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता था, फिर मुझे उसके बाद में जो है शौक लगा कि मैं वहीं मेरे गुरुजी बगीची पे सेवा देते थे। अच्छा। तो मेरे को शौक लगा कि भाई क्यों ना इस पद्धति को सीख लिया जाए कि जिसमें दवा गोली नहीं खानी है। बहुत से रोगों का काफ़ी, मैं ये नहीं कहूँगा कि लेकिन काफ़ी कुछ जटिल समस्याओं का हल विदाउट मेडिसिन किया जा सकता है। जी। जी। प्रकृति से खान पीन में चेंज करके, एक्यूप्रेशर करके, ठीक है ना, उन समस्याओं का निदान हो सकता है विदाउट मेडिसिन। बहुत से केस ऐसे होते हैं कि देखिए हर जगह एक जो है एलोपैथी में ही आप ले लीजिए कि हर रोग का एक स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है ना। तो अदर
डील ही नहीं करते हैं। तो ऐसे ही हमारी इसमें है, लेकिन काफ़ी नस नाड़ियों से संबंधित जैसे पैरालिसिस है, ब्लॉकेज है, या जैसे हार्निया। हाँ नाभि नली कौड़ी चेक, ये दरअसल में एलोपैथी से थोड़ा सा हटके हैं। जी इन चीज़ों को बिलीव नहीं करते हैं। बिल्कुल। बाय रिपोर्ट वाली जो है जो बीमारियां हैं उन्हीं को जो है वो मानते हैं, बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन होता है। अच्छा, हाँ तो आपका कहना ये है कि जैसे जो बहुत सारे जो मॉडर्न साइंस जो मेडिकल आजकल चल रही है तो काफी चीजों को नहीं मानते, लेकिन वो जी। सारे इलाज आपके एक्यूप्रेशर हाँ में एक्यूप्रेशर पॉसिबल है। संभव है। तो सर ये एक्यूप्रेशर जो पद्धति है जी, ये कहाँ की पद्धति है? एक्यूप्रेशर पद्धति हिंदुस्तान की ही पद्धति है। जी जो जैसे कि आप कभी चिकित्सा क्षेत्र की किसी चीज़ को आप पढ़ेंगे, देखा होगा, कोई वीडियो वगैरह भी ऐसी आजकल देखी होंगी आपने, जी कि उनमें शो आउट होता है कि हमारे जो संत महात्मा थे वो सब एक जो है बस ऐसे नस दबा देते, ठीक कर देते, ठीक है ना। तो कई एक ऐसे थे जिन्हें दो चार चीज का ज्ञान था, कई एक ऐसे थे अधिक चीजों का ज्ञान था, उन सभी को संग्रह करके एक पद्धति बनाई है ये एक्यूप्रेशर पद्धति। एक्यूप्रेशर। ये हमारे देश की सभ्यता से ही है, भारतीय सभ्यता से। तो सर एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर दोनों जी। में क्या डिफरेंस है? एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में प्रेशर का तो आप सीधा सीधा समझ रहे हैं दबाव है। उन प्रतिबिंब केंद्रों को दबाव दिया जाता है और उन्हें एक्टिव कर दिया जाता है। एक्यूपंक्चर में उन प्रतिबिंब केंद्रों को पंचर किया जाता है। निडल द्वारा थोड़ा सा कष्टकारी चिकित्सा है, इसमें आदमी कष्ट नहीं समझता है और इन्फेक्शन के कम चांस होते हैं। एक्यूपंक्चर में निडल वगैरह आजकल जैसे शुगर है या कि HIV वगैरह है, इनके एक दूसरे से गलती से अगर लग भी गई, हालांकि सेफ्टी रखते हैं लोग, है इसी फील्ड का, एक्यूपंक्चर भी और एक्यूप्रेशर भी, लेकिन उसके कुछ इन्फेक्शंस के चांस रहते हैं। इसमें कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर आपका कोई दूसरा सेफ इतना है कि अगर कोई ऑर्गन्स का पॉइंट दबता है, एक प्रेग्नेंट महिला को छोड़ करके गर्भवती के लिए एक्यूप्रेशर लागू नहीं है। ठीक है ना, कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनका हम यूज नहीं कर सकते हैं उस टाइम, प्रेग्नेंट टाइम। ओके सर, तो जैसे ये अपना एक्यूप्रेशर है तो ये अपनी बॉडी का मैकेनिज्म किस तरीके से कार्य करता है? इसका जैसे हर अंग की, जैसे हार्ट है हम, ठीक है ना जी, जैसे स्टंट वगैरह डालते हैं जी, नर्व के थ्रू डालते हैं। हाँ जी, थाई में जो नर्व है उससे आपके आर्टरी तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है ना। अगर उसको हम थाई से प्रेस करेंगे तो वो हार्ट तक प्रेशर देगी। हार्ट तक जब उसका वो प्रेशर जाएगा तो जो अनबैलेंस हो रहा है हार्ट में उसे बैलेंस करेगी, तो हार्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे लीवर की है, किडनी की है, सभी ऑर्गन्सों की नर्व है जी, जो कि हमारे लास्ट सिरों तक, जिसमें 5 रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट हैं। हमारे कान का सिरा लास्ट होता है, कान पे पॉइंट होते हैं, 130-35 पॉइंट होते हैं कान पे। अच्छा, सभी ऑर्गन्सों को एक्टिव करने के लिए। और हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट में ये हाथों पे होते हैं। जैसे मैं आपको जनरली बताना चाहूँगा, ये साइड में पिनियल पिट्यूटरी होती हैं, ये हेड ब्रेन का पॉइंट होता है, ठीक है। ठीक इसके नीचे ये हमारे नेक का हो जाता है। अच्छा, ये थॉट वगैरह के लिए होता है जी, और ये हमारा आमाशय वगैरह है, आमाशय के लिए है। ये हमारी पूरी स्पाइन कोड होती है, स्पाइन से रिलेशन है किसी पेन का या कोई जो है डिस्क स्लिप वगैरह का, तो हम ऐसे करके इसको प्रेस करते हैं या ऐसे भी प्रेस कर सकते हैं। इसमें प्रेशर 3 प्रकार का होता है। क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, जिस ऑर्गन्स का हमें कार्य क्षमता बढ़ानी है, लो है, तो उसको हाई करने के लिए हम क्लॉकवाइज, और बढ़ी हुई है तो उसे एंटी क्लॉक करेंगे तो वो घट जाएगी जी। और एक होता है रबिंग प्रेशर, रबिंग में सीधा ऐसे रब किया जाता है, रगड़ा जाता है। अब ये देखना पड़ता है, जो प्रशिक्षित व्यक्ति है वो डिसाइड करता है कि रबिंग देना है या एंटी क्लॉक देना है या क्लॉकवाइज देना है। ये ट्रेंड व्यक्ति ही जो है समझ सकता है कि जैसे हमारी पल्स रेट बढ़ रही है तो हमें एंटी क्लॉक करना पड़ेगा, बीपी बढ़ रहा है तो बीपी वाले जो पॉइंट है उनको हमें एंटी क्लॉक करना पड़ेगा जी, या कंप्रेस दबाव देना पड़ेगा सीधा। तो जी, इसको कहने का तात्पर्य यही होगा सर
कि ज्यादातर कोशिश यही कही जाए कि आप ट्रेंड व्यक्ति से ही हाँ, एक्यूप्रेशर चिकित्सा क्षेत्र में हम्म, हर क्षेत्र में एक ट्रेंड व्यक्ति होना आवश्यक होता है। बिल्कुल कोई सही। भी फील्ड हो, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। जैसे कि आपने कोई वीडियो देख ली, उससे गलत सलत भी हो सकता है, या खाली पुस्तक में पढ़ा है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जो गुरु होता है प्रैक्टिकल करे हुए होता है। जी जी और जब प्रैक्टिकल जितने मजबूत होंगे वो उस क्षेत्र में मजबूत होगा। बिल्कुल। सर जैसे कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये जो प्रेशर है, जो आप एक्यूप्रेशर है, जी। ये बहुत लिमिटेड है, इसमें ज्यादातर बीमारियों का इलाज नहीं होता, तो आप इस विषय में क्या कहना हाँ, मैं आपकी बात सही है। बहुत सी चीजों में एक्यूप्रेशर एक्टिव है, काफी रोगों का निदान किया जा सकता है, चाहेंगे? काफी चीजों में नहीं भी। काफी चीजों में नहीं भी है। तो सर जैसे कैंसर हुआ या हाँ और हार्निया हुआ, तो इन जी। सब चीजों में ये हाँ, हर्निया वगैरह में इसका बहुत अच्छा एक्शन है। दरअसल में दो चीजें हैं, हम साथ में प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं, तो हमें सबसे पहले किस चीज के खान पीन से हमारी बॉडी में ये इफेक्ट हुआ, सोचना सबसे पहला यही है कि हुआ तो हुआ कैसे। जी जब हम उस चीज का कारण जान लेंगे तो निवारण बहुत जल्दी से हो जाएगा। तब तक हम उसका कारण नहीं समझेंगे तो निवारण नहीं होगा, पैथी कोई सी भी हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। तब पहले तो हम, जैसे कि आपका कैंसर है, ये कैंसर के लिए घातक है, जैसे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब है, या अदर अदर जो ज्यादातर केमिकल वाले भोजन वगैरह, मार्केट के फास्ट फूड वगैरह, भाई हम सभी जानते हैं इसको जनरली, और भी सभी जानते हैं। जो साइंस से थोड़ा सा भी संबंधित है व्यक्ति वो जानता है कि भोजन प्रणाली से भी बॉडी में बहुत बैड इफेक्ट होते हैं। पहले हम उन्हें रोकें जी। और कैंसर में एंटीऑक्सीडेंट होता है, सीधा सा ऑक्सीजन उस एरिया में सप्लाई नहीं हो पाती है और सेल्स डेड होना शुरू हो जाती हैं, वही कैंसर का रूप है। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर आप जैसे इसी फील्ड में भी चलें तो जैसे आपने बताया कि डाइट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जी हमारी बॉडी का। जी जी, शरीर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। तो कुछ स्पेसिफिक जैसे बीमारियां जैसे कैंसर है या हार्निया है, तो इनके लिए कुछ डाइट प्लान बता सकते हैं? हाँ, डाइट प्लान बता सकते हैं। जैसे कैंसर है, कैंसर के लिए सबसे बड़ी चीज है जैसे ब्रोकली वगैरह है, ये ज़्यादा लें। मशरूम है, मशरूम बहुत फ़ायदा करती है कैंसर रोगी के लिए। अच्छा। और ये जितनी भी जो ये अंकुरित जैसे चने हैं, अंकुरित दालें हैं, इनमें बहुत प्रोटीन और ऑक्सीजन ज़्यादा होता है जी। और दूसरा ये इसके साथ साथ में हम जो है ये हल्दी है, हल्दी हमारे एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक है जी। हल्दी का, तुलसी का यूज कराएं तो बहुत जल्दी से कैंसर होगी। अदरवाइज एलोपैथी भी चल रहा है, उसका कोई भी और भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हम भोजन प्रणाली में अगर इन चीजों को शामिल करेंगे तो रोगी को जल्दी से लाभ होगा, जल्दी से फायदा होगा। जल्दी से फायदा होगा। तो सर जैसे और 100% होगा। बिल्कुल। सर जैसे हमारे को पूरे दिन का एक लाइफ स्टाइल अगर कोई पूछना चाहे, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं विद डाइट? लाइफ स्टाइल बाय एज बताया जाएगा जैसे क्योंकि देखिए जब बच्चा पैदा होता है, मैं शुरू से ही बताता हूँ और लास्ट तक बताता हूँ, एवरेज एज तक बताता हूँ। जी जी। देखिए हम जब बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, और लोग आज दूध को सबसे पहले ब्रेक कराते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। क्यों? दूध जैसा दुनिया में कोई टॉनिक बना नहीं। बिल्कुल सही बात है। एक आयरन विटामिन सी को छोड़ के बाकी जो मानव जीवन के लिए जितने विटामिन वगैरह जो कुछ चाहिए है, सब कुछ दूध के अंदर समाये थे। बच्चा 7 महीने दूध से रहता है। आज कंपनियां प्रचार कर रही हैं हॉर्लिक्स मिलाइए, दूध की शक्ति बढ़ाइए। दूध भाई इतना कमजोर हो कैसे गया? दूध तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, वो कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। आयरन मिक्स करना है तो आप उसमें गुड़ शक्कर मिलाइए, आयरन की प्रचुर मात्रा होती है जो कि उसमें नहीं है, वो उससे मिल जाएगी। बिल्कुल। तो दूध से 7 महीने रहता है। कोई कंपनी अगर जो है किसी टॉनिक से या किसी
बॉर्नवीटा, कॉम्प्लेन, ये हॉर्लिक्स, ये जो है प्रोटीन जो बेच रही हैं, इनके हिसाब किताब से मैं तो नहीं जानता हूँ कि बच्चा 7 महीने जीवित रह सकता है। जी जी। उसके बाद आता है 7 महीने के बाद अन्नपान। अन्नपान में डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे पहले मूंग दाल होती है। मूंग की दाल का सूप दिया जाता है, पतली, जो कि छिलका विलका उसके गले में न फंसे, क्योंकि प्रथम अन्नपान कर रहा है बच्चा। कुछ दिन के बाद में वो फिर उसे सटकने की प्रक्रिया आ जाती है, फिर दाल दलिया ऐसी चीजें उसे दे करके फिर धीरे धीरे आगे और चीजों पे। तो फर्स्ट में तो बच्चा जब तक दूध पीता है तो 24 घंटे में 6 से 7 बार फीडिंग कराई जाती है कम से कम स्टार्टिंग में। हाँ जी। और उसकी ग्रोथ भी उस टाइम पर अच्छी होती है। जी जी। फिर ग्रोथ भी स्लो स्लो होती है बाकी महीनों में। तो फिर उसके बाद में जब अन्नपान करने लगता है तो 1 साल तक उसे 5-6 बार फीडिंग कराएंगे, 6 बार तो कम से कम है। बिल्कुल। और उसके बाद जब 2 से 5 साल तक का होता है तो भी उसको 5 बार कम से कम फीडिंग करानी पड़ेगी। 4-5 बार। बच्चों का ये स्वभाव है और ग्रोथ उसी से होती है। और उसके बाद में जब 5 से और 18-20 का होता है तब तक 3 बार आवश्यक है भोजन, दिन में 3 बार ग्रोथ के लिए। 20-22 साल के बाद में जब उसकी परिपक्वता हो जाती है तो उसको 2 बार सुबह शाम भोजन लेना चाहिए। दोपहर में अल्पाहार जिसे कहते हैं, उस टाइम पे फल वगैरह ऐसी चीजें ले सकता है। फल सुबह और शाम में नहीं खाना चाहिए, ब्लैंक बॉडी में नहीं लेना चाहिए। फल का आहार जो है, जैसे आपने व्रत वगैरह में वैसे भी सुना होगा कि फल आहार या अल्पाहार का मतलब है कुछ हल्का फुल्का दोपहर में लेना चाहिए। सुबह का भोजन बादशाह जैसा खूब मजबूत होना चाहिए, जो पूरे दिन कुछ न मिले तो आप जो है एनर्जेटिक बने रहें। बिल्कुल। और दोपहर का अल्पाहार और शाम का भोजन फकीर जैसा। अच्छा। जैसे फकीर को जो मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो भी ठीक है, यानी थोड़ा बहुत दलिया दूध वगैरह ऐसा कुछ लिक्विड टाइप में लेना चाहिए, जिससे कि आपकी आमाशय और डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली जो है तनावग्रस्त अगर रहेगा तो आपको नींद सही से नहीं आएगी। ठीक है ना, वायु दबाव ज़्यादा रहेगा बॉडी पे, और जब नींद नहीं आएगी तो ब्रेन से स्ट्रेस, तनाव, बॉडी में थकान, ये सारी चीज़ें फील होंगी आपको 100%। तो ये हो गया। अब इसके बाद में आती है उम्र जब 40 के हो जाते हैं। जी। 40 तक ग्रस्त धर्म से 40-45 तक फ्री हो लेता है आदमी। उसके बाद आदमी को सिंगल टाइम भोजन करना चाहिए। अन्न आहार एक बार ही लेना चाहिए। सुबह शाम कोई लिक्विड ले सकता है, लस्सी वगैरह ले सकता है, गर्मी का मौसम है, फ्रूट्स ले सकता है। हाँ, और या फिर जो है दोपहर में एक बार भोजन कर ले, और रात में भी दूध वगैरह ऐसी चीजें हैं, क्योंकि रात में दूध का सेवन है, सुबह में दही मट्टे का सेवन है। बिल्कुल। हाँ, इस तरीके से अगर रहेगा तो मैं मानता हूँ कि कम से कम रोगों का शिकार होगा जी, और अच्छे से एनर्जेटिक रहेगा। मैं जब से 40 का हुआ हूँ, 6 वर्ष हो गई मुझे, 6 वर्ष से सिंगल टाइम भोजन करता हूँ। अच्छा। हाँ, सुबह में छाछ वगैरह लेता हूँ, जिसे लस्सी या मट्ठा दूध लेते हैं, और दोपहर में भोजन करता हूँ, वो भी गिनी चुनी 4 या 3 ही रोटी खाता हूँ। और पूरे दिन प्रेशर करता हूँ, 12 से 14 घंटे काम भी करता हूँ। बिल्कुल। और शाम को दूध लेता हूँ। तो सर, जैसे आपने अपनी दिनचर्या बताई, तो इसमें चाय वगैरह या कॉफी वगैरह का कोई रोल नहीं? देखिए, हमारी भारतीय सभ्यता में इन चीजों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है पूर्वजों के साथ। जी, नहीं लेना चाहिए। आपको जब लेना ही है तो वो ब्रेकफास्ट ही हो गया ना आपका। अच्छा अच्छा। हाँ, दही मट्ठा के साथ करिए ना आप। दही मट्ठा से स्टार्ट कीजिए। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। चलिए सर। और तो सर, जैसे मैंने इस पद्धति के बारे में, जैसे काफ़ी लोगों के मन में विचार हैं, तो एक मैंने विचार लोगों का देखा, तो उसमें उन्होंने बताया कि प्लास्को इफेक्टिव होता है। हम ये एक्यूप्रेशर इलाज, मतलब इट्स मीन्स ये है कि वो कहना चाह रहे हैं कि माइंडली एक ड्रामेटिकल ट्रांसफर कर दिया जाता है कि आपका इलाज हो रहा है और आप ठीक हो रहे हैं। एक्चुअल में ये कोई पद्धति नहीं है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये कहना गलत है जी। साइंटिफिक, आप ये जानते हैं
कि बॉडी के हर ऑर्गन्स हम्म, का नस नाड़ियों से कांटेक्ट है। बिल्कुल। उन्हीं नस नाड़ियों से जिस ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, सिद्धांत है ये, ऐसा नहीं है कि जो कह रहे हैं। हाँ तो सर जैसे फेक नहीं है कि सब खाली जो है उसे डाइवर्ट किया जाता है ब्रेन को, ऐसा नहीं है, मतलब साइंटिफिक है। तो सर मॉडर्न साइंस में से स्पाइन थेरेपी जैसे हमारे है, रीढ़ पे 32 जोड़ी नर्व होती हैं। जैसे जब ब्रेन रेस्ट में जाता है तो वही तो हमें एक्टिव रखती है, मच्छर मक्खी बैठता है या तो हमारा हाथ हो ही जाता है, क्योंकि ब्रेन रेस्ट कर रहा है तो वो नर्वस सिस्टम ही हमें सचेत करता है कि यहाँ पे जो है हाथ मारिए, क्योंकि नहीं तो बार बार ब्रेन डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल। रीड उसका काम करती है। तो सर जैसे ये एक मेडिकल साइंस जो आज के मॉडर्न साइंस है उसका एक सब्स्टिट्यूट है या फिर या फिर उसका एक सपोर्टिंग पार्ट है एक्यूप्रेशर? एक प्रेशर एक पद्धति ही अलग है। अच्छा। सपोर्टिव पार्ट नहीं कहेंगे, देखिए सभी पैथियों में अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं और काफी हद तक हर पैथी में हर रोग का इलाज भी नहीं है, मैं इस बात को कहूँगा। जी जी, मतलब जो आज की मॉडर्न साइंस है वो भी लिमिटेड है। लेकिन ये है कि काफी कुछ ये अपने आप में अलग एक पद्धति है, प्रकृति से जुड़ के काम किया जाता है। यहाँ विदाउट मेडिसिन ठीक किया जा सकता है, लेकिन अदर किसी पैथी में विदाउट मेडिसिन एक रोग का भी इलाज नहीं है। ओके। और हमारी इस पैथी में काफी जो है खान पीन में चेंज करके और एक्यूप्रेशर करके जो है काफी रोगों का इलाज, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी रोगों का, जैसे जला है, कटा है, चर्म रोग है, उनका एक्यूप्रेशर में कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा। फ्रैक्चर है, ऐसी चीजों के लिए तो भाई सीधा सीधा स्पेशलिस्ट ही काम करेंगे। हाँ, फ्रैक्चर जैसे फ्रैक्चर हो जाने के बाद आपका रोल होता है कि उसे हाँ, आफ्टर फ्रैक्चर हमारा है कि जो मूवमेंट नहीं आ रहा है किसी जॉइंट में, तो उस जॉइंट को मांसपेशियां हार्ड हो गई हैं, उन्हें एक्टिव करना हमारा काम होता है। तो सर जैसे लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है, तो कुछ लोग अपने घर बैठे इसका थोड़ा बहुत तो अपना प्रेशर देके इलाज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं कुछ 70% 80% हमारे इंडिया में कुछ प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। जी जी, और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल अगर लेना चाहूँ तो आप। हाँ, जैसे कि सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आजकल के लोग ऐसी बिजी लाइफ जो हो गई है उसमें स्ट्रेस का और हेडेक वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। स्ट्रेस तनाव तो हमारा पढ़ाई लिखाई स्कूल जाना शुरू होते हैं उस दिन से हो जाता है और पूरी लाइफ तनाव में ही जाती है। बिल्कुल। तो तनाव मुक्ति के लिए देखिए, एक तो ये है कि ये 5 तत्व हैं हमारी 5 फिंगरों जी, आध्यात्म के हिसाब से भी, अगर इनको हम ऐसे जो क्लैपिंग भी करेंगे तो हमारे 5 तत्व जो डिसबैलेंस हुए हैं वो सब बैलेंस में आते हैं और शारीरिक स्फूर्ति वगैरह हमारी बॉडी के अंदर आती है। ठीक है, एनर्जी क्रिएट होती है। दूसरा ये है कि ये पिनियल और पिट्यूटरी है हमारी, ये हेड ब्रेन है, ये साइनस के हैं। इन सभी पॉइंटों को हम दबाएंगे, ठीक है, तो हमारा स्ट्रेस तनाव बिल्कुल से फ्री होगा। प्रेस ऐसे किया जाता है, ऐसे एक उंगली पीछे लगाएं, अंगूठा से फिंगर टिप्स को प्रेस करना है इस तरीके से। ये जी ये एनर्जी का होता है। इस पॉइंट को हम बार बार ऐसे करेंगे तो बॉडी जो एकदम से सुस्ती आ रही है वो एनर्जी में क्रिएट होगी हमारी। अच्छा, सबसे छोटी वाली उंगली? हाँ, सबसे छोटी वाली की सेकंड टंडन। जी, अच्छा ऐसे। ये बिल्कुल ऐसे ही ये आमाशय का पॉइंट है, ये स्पाइन है हमारी जी। तो स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है तो इस पे रबिंग प्रेशर दे करके स्पाइन को रिलैक्स किया जा सकता है। तो ये पेंसिल, नॉर्मल पेन और पेंसिल से दे सकते हैं? हाँ, पेन पेंसिल से दे सकते हैं। अच्छा, या आपका जो अंगूठे का प्रेशर अच्छा है तो अंगूठे से भी प्रेशर देके, हमें तो प्रैक्टिस बहुत होती है जी और 14 वर्ष का मेरा अनुभव भी है तो हमारी तो उंगलियां ही ऐसी कील जैसी हो जाती हैं जिम्मी की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सही। तो सर जैसे आजकल लोग जो उल्टा सीधा खा रहे हैं बाहर का, जैसे आप
उन्हें पता ही होगा, वो उसके मोमोज वगैरह दुष्परिणाम भी आ रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल आ रहे हैं ना। तो उनको एसिडिटी और गैस की बड़ी समस्या होती हाँ, है। तब तक बाहर का खान पीन बंद नहीं होगा, जी तब तक टेम्परेरी रिलीफ तो हो जाएगा, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं होगा। ठीक है। आप बाई मेडिसिन चाहें, जैसे कि आपको एसिड हो रही है, एसिडिटी की टेबलेट वगैरह ले ली, या कुछ और चाहें कि उससे सॉल्यूशन हो जाए, वो टेम्परेरी रिलीफ है। परमानेंट तो भोजन प्रणाली में चेंज करने से ही होगा। बिल्कुल, ये बात तो सही जैसे कि आप अभी चाय पी, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई या एसिड ज़्यादा बनना है, तो आपने मेडिसिन ले ली, तो उसने जो उसको उस टाइम के लिए ख़त्म किया है। फिर चाय लेंगे तो फिर आपको बनेगी, अच्छा कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं, जैसे या जैसे मार्केट का तीखा मिर्च मसाले वाला भोजन लिया है, फास्ट फूड कोई लिया है, फिर लेंगे तो फिर होगा। नहीं, जैसे कि अब किसी को गैस बन रही है तो कुछ डायरेक्टली कोई है ऐसा जो इलाज हाँ, गैस के लिए एक तो ये पॉइंट है, इस अच्छा। पॉइंट को आप जो है दबा सकते हैं, जी ठीक है ना। और गैस के लिए हमारे सिर पे ये पॉइंट है, इसको 10 बार ऐसे क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, जी जिसे हम कनपट्टी कहते हैं, इस पे 2 उंगली रखें, 10 बार ऐसे 10 बार ऐसे। और गैस का संकेत है, सिर में जब गैस होगी तो सिर में भी ये तनाव और दर्द होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, एक्यूप्रेशर आपने जो कहा ना, एक्यूप्रेशर प्रत्येक मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्मजात अधिकार है, मतलब जन्म सिद्ध नहीं, जन्मजात अधिकार है। जब जातक जन्म लेता तभी से एक्यूप्रेशर का शुरू हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके सिर में दर्द हो रहा है, आपको पता नहीं है कि ये गैस से हो रहा है, लेकिन आप सिर को दबाते हैं और दबते दबते यही पॉइंट दबेंगे, ये पॉइंट जब दब जाते हैं तो वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है कि हाँ अब राहत है, दबाने से सिर में राहत आई। तो ये एक्यूप्रेशर ही कर रहे होते हैं हम, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम उस पद्धति से परिचित नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। अभी मान लीजिए आपके इसमें जो है, हाँ, बाजू में दर्द है और तनाव है, तो आप इसे दबाना शुरू कर देंगे, दबाया तो एक्यूप्रेशर हुआ, लेकिन हमें सिर्फ दबाना तो मालूम है परिभाषा, लेकिन एक्यूप्रेशर की नहीं पता है कि एक्यूप्रेशर कर क्या रहे हैं। हम सीधा सीधा उन पॉइंटों को दबाते हैं और दबाते दबाते फिर नर्वस सिस्टम जो रिलैक्स में आ जाता है और हम कहते हैं हाँ अब राहत है। तो सर जैसे इसी में जैसे कुछ लोगों को स्ट्रेस के साथ साथ ऐसी भी प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें नींद नहीं आती पूरी रात रात, तो उनके लिए भी कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट? नींद के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट ये है कि ये हमारी जो 4 ये फिंगर हैं, ऐसे फंसा लीजिए उंगलियों को आपस में और अंगूठे को ऐसे मिलाइए, इनसे इन पे बैक साइड में प्रेस करेंगे और इससे इसमें, इस तरीके से हम 5-7 मिनट ये योग करेंगे तो हमें अच्छे से नींद आएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो हमारी कान की लौर होती है, इसमें जाब, हेड, ब्रेन, ईएनटी के सारे पॉइंट होते हैं। अच्छा, हेड ब्रेन भी होता है और ईएनटी के सारे पॉइंट होते हैं। इनको हम अगर ऐसे दबाएंगे, और एक ये है DU 28 पॉइंट होता है एक्यूप्रेशर का, इसको ऐसे 1-1 सेकंड 3 बार अगर दबाएंगे और इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे लौर को दोनों अंगूठा पीछे लगा के, उंगली लगा के ऐसे जो है मसाज देंगे, तो बहुत ही इजी तरीके से नींद आ जाएगी। हमारे बचपन में जो टीचर ऐसे दबाते थे, वो हमारा ब्रेन शार्प, बिल्कुल बिल्कुल ब्रेन शार्प होता था। कान ऐंठने से 135 पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं बॉडी के। अच्छा, हाँ जी। और हम सोचते थे कि वो हमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो, और दूसरा, जिस ये 5 रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट बताए मैंने, ईयर, फेस और स्पाइन और हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी और फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, इनके आजकल जो है मोबाइल पे भी सर्च कर सकते हैं, आते हैं प्रतिबिंब केंद्र वगैरह। अगर कोई अगर चाहता है तो मेरे यहाँ से उसकी फोटो स्टेट भी ले सकता है। अच्छा अच्छा, हाँ। और किस किस पॉइंट के लिए क्या, हाँ, किस ऑर्गन्स के लिए कौन सा, और जो ऑर्गन्स जिसके करीबी प्रतिबिंब केंद्र के होती है उससे जल्दी से एक्टिव होती है जी। जैसे हेड ब्रेन का आपके ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी से बहुत जल्दी से एक्टिव होता है, क्योंकि वो ब्रेन के करीब है जी। तो सर जैसे आज के युग जो जैसा चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल वेलनेस की भी बहुत समस्या आती है, तो एक्यूप्रेशर में उसका भी इलाज है? हाँ, एक्यूप्रेशर में उसका भी समाधान है।
तो जैसे कुछ हमारे ये जो युवा हैं जी, जी। उनके साथ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए कुछ ऐसे पॉइंट जिससे उनको फायदे हाँ, महसूस हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए ये हमारी कलाई पे जो 4 अंगुल तक, जी, ये सब सारे पॉइंट होते हैं, यहाँ महिला हो या पुरुष हो, जी दोनों के लिए। जी प्रॉब्लम तो भाई दोनों में हो सकती है, मेल और फीमेल में। बिल्कुल मेल के लिए भी वही है, फीमेल के लिए भी वही है, जी, क्योंकि सिस्टम तो दोनों में सेक्सुअल सिस्टम, डिसऑर्डर हो जाता है। हाँ, डिसऑर्डर हो जाते हैं। उनके लिए ये 4 अंगुल तक आपको ऐसे, ये 3-4 लाइन में ये ऐसे करके ये यहाँ तक इतना दबाएंगे, तो ये टेस्टिज वगैरह के सेम वही, ये पेनिस और टेस्टिज के होते हैं, फिर महिला मतलब पुरुषों में। जी महिलाओं में यही यूट्रस और ओवरी के पॉइंट होते हैं, जी जी। बस इतना ही अंतर है, तो बाकी सब यहाँ यहाँ सेम। यहाँ हमें खाली प्रेशर देना है। प्रेशर देना है ये। जी जी। तो जैसे महिलाओं में भी मेंसेस वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है, उसका भी सॉल्यूशन होगा। आजकल ज़्यादातर हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज है, मेंसेस है, ये इनकी जो है ज़्यादातर समस्या है। वाइट डिस्चार्ज का कारण है कि चाय महिलाएं ज़्यादा लेती हैं तो हार्मोन्स डिसऑर्डर हो जाते हैं, और सेक्सुअल वीकनेस तो यही है कि खान पीन के कारण ही विशेष है। जी गरम गुण धर्म की चीज़ें ज़्यादा खाना, तीखा मिर्च मसाला खाना, या फिर जो है ये चाय का सेवन, कॉफ़ी का सेवन, ये जहर है। पुरुषों में लत होती है नशे की। हाँ जी। मैं ये कहूँगा कि कम से कम 75% तो है ही। बिल्कुल है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। तो अधिक जो है इन चीज़ों के सेवन से, नशीले पदार्थों से भी इस चीज़ में, क्योंकि नर्वस सिस्टम निष्क्रिय होता है, नशीले पदार्थ से नर्वस सिस्टम निष्क्रिय होता है, और तमाम तरह की बजाय इसके भी और अदर भी तमाम प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। जी जी जी। तो ये जैसे इसी क्रम में हम आगे चले सर, तो लेडीज में बहुत सारा आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि पीरियड डिसऑर्डर हो रहे हैं जी, तो उनके लिए भी कुछ पॉइंट बता दीजिए सर। हाँ, उनके लिए मैंने ये बताया है, ओवरी, ठीक है ना, यूट्रस, ठीक है, ये सारे पॉइंट है, और ये सब जननांगों के पॉइंट है। अच्छा अच्छा। और ठीक उसी तरीके से हमारी जो पैर की जो एड़ी होती है, ये इसमें भी यहाँ पे पुरुष और महिला जननांगों के पॉइंट होते हैं। इन्हें अगर प्रेस करेंगे, और दरअसल में डिसऑर्डर इस चीज़ से भी होते हैं कि मेंसेस के टाइम पे महिलाओं को थोड़ा सा कम ज्ञान होता है, या वो प्रेरित नहीं है, शिक्षित उस तरीके से नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ सके कि उस टाइम बॉडी हीट होती है। तो 5 से 7 दिन का जो 5 दिन का जो आवर्त काल है, उस टाइम पे मेंसेस के टाइम पे गर्म चीज़ें नहीं, वो ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे चाय, वो कोल्ड ड्रिंक है, केला है, चावल है, ये ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। मेंसेस फ्री होने के बाद ही जी इन चीज़ों का सेवन करें। तो सर जैसे अगर कोई हमारा जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अगर उनमें से कुछ लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं और मोबाइल के माध्यम से ही आपसे कुछ इलाज चाहते हैं, तो क्या वो पॉसिबल हो सकता है? हाँ भाई, मोबाइल देखिए, एक तो ये है कि हम काम भी करते हैं, और फिर फोन उतना जो तड़तड़ाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हम तो सामने वाले को समझाने में थोड़ा सा डिले करते हैं। बाकी जो है शॉर्ट में अगर कोई इलाज हाँ, शॉर्ट में इलाज है तो उसे हम बता देते हैं। बिल्कुल। बाकी तो फुली जो है उसे गाइडलाइन देना तो भाई क्लिनिक पे ही संभव है। अच्छा। हमारे सेवा केंद्र पे आए और पूरा हम जो है समझाएंगे। तो और जैसे हम दूर से आने वाले हैं तो उनके लिए कुछ ऐसा पता चल सकता है कि कितने सेशन लग जाते हैं इलाज में नॉर्मल? हाँ, ये हर रोग पे अलग अलग डिपेंड है। कुछ ऐसा है कि मिसगाइड रहते हैं सिर्फ भोजन प्रणाली से, जी तो उनके लिए कोई दवा नहीं देते, न कोई प्रेशर, न हमारे पास आने की जरूरत। उन्हें बता देते हैं भाई आपको ये समस्या है, आप भोजन में ये चेंज कर लीजिए। अगर वो कर पाएंगे तो भाई ठीक हो पाएंगे, बिल्कुल। बाकी तो मेरे पास भी ठीक नहीं होंगे। जब चेंज नहीं तो चेंज हो कैसे जाएगा? जैसे फैट बढ़ रहा है और आप जो है तमाम ऑयली और जंक फूड, फास्ट फूड, इन चीज़ों का यूज कर रहे हैं, तो डॉक्टर क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता सर। ये तो भगवान के हाथ में भी नहीं है भाई, ये तो खुद के हाथ में है। नहीं, भगवान के हाथ में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये फैट बढ़ाना, ये वो करना, या बुराई,
ठीक है ना, भगवान थोड़े कह रहा है आप नशा करिए, भगवान थोड़े कह रहा है आप जो तल के भुन के खाइए। उन्होंने तो डायरेक्ट नेचर से ऐसी चीजें दी हैं, फल है, कुछ तलने की सेकने की जरूरत नहीं छोड़ी है। अन्न के भी खाने के कई तरीके हैं, बिल्कुल ठीक है ना। वो थोड़ा ही कह रहे हैं इसका पिज्जा बना के खा, जी भाई तो रोटियां भी बना के खा सकते हैं ना जी। तो सर आपके अभी इस टाइम पे प्रतिष्ठान में कितने लोग डेली आप देख रहे हैं? हाँ, लगभग मेरे पास में 35-40 सेवाएं पर डे देख रहे पर डे हैं, जिसमें सीपी चाइल्ड मेरे पास में 10 बच्चे सीपी चाइल्ड रहते हैं, 10-12 हमेशा। हैं? जी जी। हाँ, जो के सेरे स्पेशल पॉलिसी होती है, सेरेब्रल से उनकी नर्व दबाव में होती हैं और बॉडी इनएक्टिव होती है। स्पाइन और ब्रेन का मतलब आपस में सही से कम्युनिकेशन न होना, तो उन सब का इलाज अभी इस टाइम पे चल रहा है। तो आप थोड़ा सा हमारे व्यूअरों को बताना चाहेंगे कि आपका प्रतिष्ठान कहाँ पर है? जी, मेरा प्रतिष्ठान एकता नगर कॉलोनी तीजों वाली बगीची के पास जी, या पुराना रामघाट रोड इधर से भी है, और नया रामघाट रोड प्रतिभा कोचिंग सेंटर वाली गली, एकता नगर कॉलोनी जी। सरायवली अतरौली। और सर एक रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे सबके साथ ही, जी जो हमारा चैनल देख रहे हैं, जी। अगर उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो फीस नहीं पे कर पा रहे, तो क्या वो आपके पास आने में झिझक रहा है? नहीं, बिल्कुल ना झिझके। दो चीज होती है सर, एक तो वास्तविकता, एक अवास्तविकता। देखिए, हर व्यक्ति अगर इस चीज को चाहेगा, ठीक है ना, वो तो हमें दिख जाता है कि कैसा है बंदा, उस हिसाब से। और ये तो आपको भी कहने की जरूरत नहीं, इससे पहले ये मानवता तो है। देखिए, एक्यूप्रेशर को ये वो चिकित्सा पद्धति है जिसके अंदर मानवता होगी, वही कर पाएगा। हम नहीं झिझकते किसी का पैर पकड़ना है या किसी का हाथ पकड़ना है, क्योंकि सेवा है, हमारा काम सेवा का है भाई। लोग पूजते हैं अपनी बनाई हुई मूर्तियों को। देखिए, हम जैसे अब धातु की कोई मूर्ति बना दी या कोई पेंटिंग है हमारी ईश्वर की, हम उसे पूज रहे हैं, पत्थर से मूर्ति बना दी उसे पूज रहे हैं, बढ़िया बात है। मैं नास्तिक नहीं हूँ, आस्तिक हूँ, लेकिन उससे पहले हम किसकी सेवा करते हैं? हम ईश्वर की बनाई मूर्ति को पूजते हैं। हमें और आपको ईश्वर ने बनाया है, ठीक है ना। जब ईश्वर की बनाई मूर्ति की सेवा कर रहे हैं तो भगवान तो खुद देख रहा है। हम तो नर सेवा को ही नारायण सेवा समझ के काम करते हैं, और करना भी चाहिए। देखिए, कोई भी चिकित्सा को हो, हर चिकित्सक को सबसे पहले लोग, भले ही मेरी पैथी का ना हो, ठीक है ना, सबसे पहला चिकित्सक का गुण यही है कि जिसके अंदर सेवा भाव है मानवता का, तो वो कर सकता है, नहीं तो नहीं। बिल्कुल सही है। ये तो वेटनरी वाले भी जो चिकित्सक होते हैं ना, पशु चिकित्सक भी होते हैं हमारे, वो भी उनके अंदर जो है दया भावना है, तभी तो वो अच्छी सेवाएं दे पाएंगे। जिनके अंदर नहीं होती है उनके रिजल्ट भी अच्छे नहीं होते हैं। मैं तो इस बात को कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे शो में आने के लिए। और सबसे अच्छा ये लगा कि आपने ये कहा कि हमें गर्व है कि कोई नया अगर हमारे से सीखता है तो उसका कोई चार्जेस नहीं है, या नॉमिनल जो चार्जेस होंगे वो हम लिए जाएंगे। ठीक है सर।